नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको ले चलते हैं करल, जहां पर अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। सभा में जाने का मौका मिलेगा। न केवल मौका मिल रहा है बल्कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। बताओ, समाजवादी सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? विरोधी के पास वोट नहीं है, वोट नहीं है और वो सब दल में घूम आया है। कोई दल नहीं बचा जिसमें ना घूम के आया हो सकता है सरकार में युवाओं को रोजगार मिला, अखिलेश यादव का कहना। जहां पर आज अमित शाह भी हुंकार भर रहे हैं। करल वो विधानसभा सीट जहां पर सपा का दबदबा देखा गया है सन 2012 के चुनाव से लगातार, लेकिन बीजेपी चाहती है कि कैसे यहां पर विधानसभा सीट पर अपना कब्जा किया जाए। करल की तस्वीरें कल के भी दिन आपने देखे होंगे, जब केंद्रीय मंत्री पर हमला किया गया था करल में, जो वहां से प्रत्याशी हैं। ऐसे में अखिलेश यादव आज के दिन हुंकार भर रहे हैं। 3 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं और मुलायम सिंह यादव भी ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव फिर से सत्ता में लौट कर आए, उनकी सरकार बने सपा की। सन 2012 वाला इतिहास एक बार फिर से सपा दोहरा है। ये सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अखिलेश यादव ने कहा। बीजेपी को लेकर, बीजेपी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, अखिलेश यादव का कहना। सपा 47 सीटों पर बेशक सिमट कर रह गई सन 2017 के चुनाव में, लेकिन इस बार हौसले बुलंद। सपा चाहती है कि 202 जो जादुई आंकड़ा 403 विधानसभा सीटों में उसको प्राप्त किया जाए। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में मोदी ने दिया चन्नी को जवाब। कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर यूपी बिहार के भाई ना हो, पीएम मोदी ने कहा। संत रविदास भी यूपी के थे, निकाल दोगे क्या, पीएम मोदी ने कहा। कल रविदास जयंती पर बनारस में आपने देखा था किस तरह से नेताओं का जमावड़ा लगा था। उसी का आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। पीएम ने कहा कि क्या आप निकाल दोगे क्या बिहार और यूपी के लोगों को। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सीएम चन्नी को घेरा इस बयान को लेकर। पंजाब में चन्नी को जवाब, सुनिए आप। ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है, संत रविदास जी की जयंती मनाई है। मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? है, आप अगर इनकी सरकार को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग सिखों को, पंजाबियों को डगर डगर पर कितना अपमानित करते हैं। दिल्ली जाओगे तो पता चलेगा। आज पंजाब में आकर सिखों को झूठ बोलने वाले इन लोगों ने दिल्ली में एक भी सिख को न मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में हर स्कूल कॉलेज के बगल में शराब के ठेके खोल करके बैठ गए भाइयों। ये कैसे झूठ बोलने में महारथी है और हर पर आराम से झूठ
बोलना, आराम से पलट जाना, कोई परवाह ही नहीं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते हैं। दिल्ली की हवा खराब हो गई, आपने देखा होगा, ये सब अवेलेबल है कि मैं कह नहीं रहा हूं। अब दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर के किसानों को गले लगाने की बात करो। किसी के गले उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? ये फरेब चलेगा क्या? जब कोरोना की वेव आई तो इन लोगों ने यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोगों को झूठ बोल करके भगा दिया कि बहुत बड़ा भयंकर होने वाला है, महीनों तक खाना नहीं मिलेगा, भागो। जो लोग दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भगा देते हैं वो आज आपके पास आए हैं। आप क्या करोगे? इनको मेहमान गति स्वीकार करोगे क्या? भाइयों बहनों, एक और बड़ी खबर, करहल में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। बीजेपी सरकार में देश सुरक्षित है, अमित शाह ने कहा। करहल यानी कि सपा का गढ़, आप कमल खिलाओ, यूपी से एसपी का सुपड़ा साफ होगा, अमित शाह ने कहा। योगी जी ने माफियाओं को जेल में डाला, अमित शाह ने कहा। यूपी में फिर एक बार योगी सरकार बनने जा रही है। यूपी में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, अमित शाह कह रहे हैं। करहल सपा का गढ़, मैनपुरी से महज केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर, और इसीलिए सपा के हौसले बुलंद है क्योंकि यहां पर सपा को हराना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। सुनिए आप अमित शाह को क्या कुछ कहा। बताओ भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, जब से आपने यहां पर कमल फूल की सरकार बनाई है, कोई बाहुबली आपको परेशान कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? ये आजम खान कहां है आज? अरे जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अगर सपा सरकार बनी तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे? रहेंगे? दूसरे ही वर्ष सैफई महोत्सव में गाना बजाना देखने आ जाएंगे भाई। अब आपको तय करना है, उनको जेल में रखना है या बेल पर बाहर निकालना है। बताओ क्या करना है? क्या करना है? अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी के राज में कोई बाहुबली नहीं है, भाजपा के राज में कोई बाहुबली नहीं है। उत्तर प्रदेश में है तो बजरंग बली है और कोई। तो चलिए अब सीधे चलते हैं पंजाब की मोहाली में, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए आप। अगर ऐसी कोई षड्यंत्र था, ऐसी कोई बात थी, तो चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप ये बातें करते हैं। कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी बात थी, फर्ज करिए, तो आपने सुरक्षा एजेंसीज को क्यों नहीं बताया कि कोई शख्स है जिसके मंसूबे ऐसे हैं? आपने इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस जो भारत सरकार का है उसे क्यों नहीं इत्तला किया? उसे क्यों नहीं सूचना दी? क्या आप भी इसमें शामिल थे? आप जब इस अलेज्ड बयान, जो आपका एकदम झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, जिस बयान को लेकर आप ये फर्जी वीडियो बना रहे हैं, 2017 में आप कहते हैं बयान दिया गया, तो 2016 में भी आप पार्टी में थे, 2017 में भी आप पार्टी में थे, 2018 में भी आप पार्टी में थे। जब आपको अपनी मनचाही राज्यसभा की कुर्सियां और मनचाहे पद नहीं मिले तो आपने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर 2016 या 17 में ऐसी बात की गई तो आप 16 में पार्टी में क्यों थे? आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2017 में पार्टी में क्यों थे? आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी? 2018 में आप पार्टी में क्यों थे? आपको आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। अब चुनाव से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे झूठे, फर्जी, फेक आरोप लगाना, पंजाब की आवाम आपको माफ नहीं करेगी, हिंदुस्तान की आवाम आपको माफ नहीं करेगी। और आप लोग न्यूज चैनल्स के एडिटर्स को, अखबार के मालिकों को फोन करके दबाव डाल रहे हैं कि इस खबर को चलाओ, इस वीडियो को चलाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर रेड करवा देंगे, एजेंसियां छोड़ देंगे। ये कहां का इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? आप करना क्या चाहते हैं? आप कितना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं पंजाब में? कितना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं इस देश में? मैं कहना चाहता हूं इन सारी ताकतों को, ये सारी बेईमान ताकतें
आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, शिक्षावादी है। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल विकासवादी है। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रवादी हैं। अपने इस घटिया दो कौड़ी के प्रोपेगेंडे को बंद करें। हमारे पंजाब को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को बांटना बंद करें। और पंजाब की आवाम समझ चुकी है कि ये बेईमान ताकतें वही हैं। ये सारे लोग, ये सारी पार्टियां, सुखबीर बादल से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर चरणजीत चन्नी से लेकर कांग्रेस से लेकर अकाली दल से लेकर बीजेपी तक, ये सारे वो लोग हैं जो ईमानदार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहते। इन्हें डर लगता है अरविंद केजरीवाल के नाम से। ये अपनी नींद से भी कांप उठते हैं जब इन्हें अरविंद केजरीवाल का सपना आता है। अरविंद केजरीवाल भूत बन के इनके सपनों में आते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इनकी सियासत की दुकानों पे हमेशा के लिए ताले लगाने जा रहे हैं। ये वो बेईमान ताकतें हैं जिन्होंने पंजाब के लोगों के हाथ में चिट्टा, इंजेक्शन और न जाने क्या क्या पकड़ा दिया। अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों के हाथ से चिट्टा इंजेक्शन निकालकर उनके हाथ में किताबें, पेंसिल, लंच बॉक्स देना चाहते हैं। यह फर्क है इन बेईमान ताकतों में और ईमानदार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में। अब मेरी हाथ जोड़कर पंजाब की आवाम से भी बेनती है कि अगले 72 घंटे, अगले कुछ दिन आप बहुत सतर्क रहें। आंख, नाक, कान हम सब अपना खोल के चौकन्ना रहें। षड्यंत्र करे जाएंगे, झूठे वीडियोस आपके व्हाट्सएप पे, झूठी खबरें आएंगी, झूठे। मोहाली में राघव चड्ढा ने कुमार विश्वास पर निशाना साधा। यह कहना राघव चड्ढा का कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। करल में मुलायम सिंह यादव ने जनसभा की। किसानों की पैदावार बेचने का प्रबंध करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा किसानों को प्राथमिकता देंगे। मुलायम सिंह ने कहा कि किसानों को सिंचाई का साधन भी उपलब्ध कराएंगे। सपा ये काम करेगी। योगी सरकार ने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, लेकिन सपा सरकार देगी। सपा सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी हम देंगे। किसान, नौजवान, व्यापारियों को मजबूत करेंगे। भीड़ से साबित होता है जनता क्या चाहती है। आज की जनसभा में जब भीड़ को देखा मुलायम सिंह यादव ने तो गदगद हो गए, क्योंकि 3 साल के बाद एक मंच पर दिखे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। सपा की सरकार बनेगी तो सभी लोग खुशहाल होंगे। सुनिए आप। भीड़ है चारों तरफ, देखो चारों तरफ लोगों की भीड़ है। क्यों भीड़ है? उन्हें उम्मीद है, वो कहते हैं, वो सोचते होंगे देखिए मुलायम सिंह क्या कहेंगे, मुलायम सिंह जनता के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे। तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट नीति है, किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे। अखिलेश के पुलिस वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा और बातचीत की उनसे हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने। सुनिए आप। केंद्र सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह लखनऊ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार के लिए उतरे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, 2 फेजेस हो गए हैं, क्या आपका फीडबैक है? क्योंकि पिछली बार 2017 में पहले फेज के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि क्या होने जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है अभी भी स्पष्ट ही है। हुआ यूँ है कि कुछ ना कहीं समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने एक धारणा पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे जिस ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर के उन्होंने एक फॉल्स इल्यूशन पैदा करने का प्रयास किया था समाज में, वो उनके जहन से भी अब बिखरती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि करहल में, जहाँ पर के अखिलेश स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े सोच विचार के बाद उस चुनावी क्षेत्र का चयन किया गया था, वहाँ आज श्री मुलायम सिंह यादव और परिवार के सारे सदस्य स्वयं उतरे हैं अभियान के लिए। हालांकि आरंभ में ये कहा गया था कि वहाँ पर अभियान करने की उनको आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो इस बात का प्रतीक है कि उन्हें स्वयं नज़र आ रहा है कि जिस तरह से सोच करके वो चले थे वो वास्तविकता से कहीं परे है। फिर उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर कल जो हमला हुआ उन्हीं के गुंडों के द्वारा, वो भी एक ऑपरेशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस कहा जा सकता है। और धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम
जनता का समर्थन और उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि जात पात का सहारा लेकर के परिवारवाद पर आधारित पार्टियों ने जिस प्रकार से उनका शोषण किया है उससे उन्हें बड़ी कठिनाई से मुक्ति प्राप्त हुई थी पिछले 5 वर्षों में। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 2014 से जो अनेक जनहित लोकहित की परियोजनाएं योजनाएं प्रोग्राम कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नहीं उतर पा रहे थे क्योंकि उसकी अनुकूलता नहीं थी। योगी जी का शासन संभालने के बाद पिछले 5 वर्षों में वो डबल इंजन का काम होने लगा। यहाँ पर भी उसी प्रकार से लोकहित के कार्य होने लगे जो बाकी देश भर में थे। तो मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश ने जो विकास किया है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहे जात कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, वर्ग कोई हो, वो एक मत होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पिछले 2 फेजेस में हमने देखा कि बड़ा इशू रहा। कल अखिलेश यादव ने कन्नौज में पुलिस वालों पर एक टिप्पणी की और बदतमीज कहा कि आप बहुत बदतमीज है। क्या लग रहा है कि इस तरह की भाषा इस इलेक्शन में हम कई नेताओं के जबान से सुन रहे हैं? आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले जब उनकी सरकार थी तो उस समय भी कानून की व्यवस्था पूरी अराजकता से भरी हुई थी और ये जिस प्रकार का दृश्य आप देख रहे हैं, ये झलक है, ये ट्रेलर है कि कहीं खुदा ना खास्ता वो फिर आ जाए, हालांकि उसकी संभावना नहीं है। तो इसी प्रकार का मंजर फिर से बनेगा। इसी से हमें निजात दिलाने का काम, मुक्ति दिलाने का काम योगी शासन के दौरान किया गया था। और ये जो कल उन्होंने बात की है, जिस शब्दावली का उपयोग किया है, लोगों के सामने बड़ी जनता में, जनसभा में पुलिस कर्मियों का निरादर करना, उनका अपमान करना, उनको डांटना, ये जतलाने के लिए कि तुम्हारा इतना महत्व नहीं है, भले ही तुम अपनी सरकारी जिम्मेवारी अदा कर रहे हो। हमारे कार्यकर्ता जो अराजकता फैला रहे हैं उनका मनोबल हमारे लिए ज़्यादा प्राथमिकता रखता है। ये उनकी आने वाले समय में जो कार्यशैली है या जो रही है उसका एक झलक है। मुझे लगता है ये भी उनकी हताशा का ही एक प्रतीक है। सर, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ है, एक नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि 22 का इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो बाद में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उस पर असर डाल सकता है। क्या कोई फर्क देख रहे हैं इस तरह के जो अलायंसेज हो रहे हैं? निश्चय ही, जब उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा जीत करके आने वाली है 10 मार्च को, तो इसका असर 24 पर भी पड़ेगा और एक सुखद प्रभाव पड़ने वाला है। यहाँ पर भी भाजपा जीतने वाली है और केंद्र में भी, वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ योगी जी के नेतृत्व में। थैंक यू। तो जैसा जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 2022 हो या फिर 2024 हो, सरकार 22 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और 24 में भी निस्संदेह मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।